यूट्यूब चैनल पूरा कचरा पर मैं सदानंद पाल अपनी लघु कथाओं के साथ। पहली लघु कथा शीर्षक है अंधभक्ति पर प्रति प्रश्न नहीं। चमगादड़ों की सभा देर रात में हुई और सर्वसम्मति से उल्लू को सभाध्यक्ष बनाया गया तथा उन्होंने सर्व मंत्रणा कर यह प्रस्ताव पारित किया कि जो कोई सूर्य यानी सच के अस्तित्व को स्वीकारेगा एवं अंधेरा यानी अंधभक्ति पर प्रश्न उठाएगा उसे मारो, पीटो, कूटो और जेल भेजो। दूसरी लघुकथा का शीर्षक है अदृश्य मॉब लिंचिंग। संपूर्ण देश में 2 अक्टूबर से पूर्ण रूपेण खुले में शौच मुक्त होने की सरकारी घोषणा हुई। उसी दिन बिहार में बाढ़ के कारण खुले में शौच कर रहे कुछ लोगों की पिटाई हुई। इनमें 2 मरे। शहरी झंडे बरदारों का आक्रोश नदारद है, यानी गांव के लोग मरे हैं, इसलिए इसे बाढ़ से मरने वालों की सूची में जोड़ दिया गया। अफसोस यह है, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात छोड़िए, सोशल मीडिया में इस मॉब लिंचिंग को कोई नहीं उठाए। अगर ये मृतक दिल्ली, मुंबई या धनाढ्यों के यहाँ के होते तो अब तक मोमबत्तियों के जुलूस निकल पड़ते। तीसरी लघुकथा का शीर्षक है मिसेज वफादार। जब से सरकार ने रेलवे प्लेटफॉर्म अथवा रेलवे कैंपस में अवस्थित टी स्टॉल को मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय व कॉफी परोसने के लेकर घोषणा की है, तब से सुंदरता की मिसाल बन चुकी चाइनीज कपों ने इन भद्दे कुल्हड़ों को एन केन प्रकारेण बेइज्जत करने को लेकर हर मौके को बेकार जाने नहीं दे रही। तभी तो शहर में रेलवे जंक्शन के निकट ही चाइनीज कपों के एक शोरूम के पास 2 साल पहले भोलू की जो चाय की दुकान खुली थी, वहां ऐसी ही रंग बिरंगी कपों से चाय कॉफी चुसकते थे लोग। इस बहाने शोरूम से ये कपें भी बहुतायत मात्रा में बिकने लगी थी। सरकार की इस घोषणा के बाद भोलू ने भी मिट्टी के कुल्हड़ों को भी दुकान में रखने लगे। कुल्हड़ से चाय का स्वाद सुहानी होती है, सुहानी लगती है, जिससे कुल्हड़ की मांग बढ़ गई। एक दिन किसी कारण भोलू की दुकान बंद थी, तब कुम्हार ने कुल्हड़ों की टोकरी को शोरूम के अंदर ही रख दिया और रात में शोरूम के अंदर गुस्से से फनफनाती सुंदर चाइनीज कपों में से एक ने दुत्कारती हुई वहां रखी गई उन कुल्हड़ों से पिल पड़ी। छी, तुझे देखने से घिन आती है, किंतु ये आदमी फिर भी क्यों तुझे ओठों से लगाए रहते हैं। लेकिन यह क्या, ये आदमी तो झटके से तुमसे संबंध विच्छेद कर तुझे अविलंब चकनाचूर भी तो कर डालते हैं। इतना सुन उन कुल्हड़ों में से एक ने बिल्कुल शांत स्वर में उस चाइनीज कप से कहा, बहन, मैं भले ही कुरूप हूँ, किंतु तुम्हारी तरह बेवफा नहीं। तुम जैसी गोरी चिट्टी व सुंदरता की मल्लिका किसी एक प्रेमी के प्रति समर्पित नहीं रहती हो, क्योंकि तुम्हें तो कई ओठ रसपान के लिए चाहिए, परंतु मैं जिस प्रेमी को ओठ लगा लेती हूँ यानी उसे किस कर लेती हूँ, उसके प्रति संपूर्ण प्रेम को अर्पित कर अपनी जिंदगी का भेंट चढ़ा देती हूँ, ताकि उक्त प्रेमी के प्रति वफादार बनी रहूं। मिस कुल्हड़ के प्रत्युत्तर से मिसेज कप को भी मानो लकवा मार गई, क्योंकि यह वार्तालाप अब बंद हो चुकी थी। चौथी लघुकथा का शीर्षक है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। जब से सोशल मीडिया का चस्का लगा है, कई विचारों से अवगत हो रहा हूँ। कहीं से प्रेम मिल रहा है तो कहीं से दुत्कार। सभी फेसबुकियों का टारगेट सरकार ही होती है, यानी जिसकी वर्तमान में सत्ता होती है, उनके प्रति हम इतने निष्ठुर हो जाते हैं। हम अपनी गलती को नजरअंदाज कर महंगाई, मॉब लिंचिंग आदि को लेकर उसे निकम्मा ठहराते हैं, भले ही हमारे गिरबान के नीचे काली पुती हो। मैं भी सरकार को गरियाने के उद्देश्य से फेसबुक पर पोस्ट करने की सोच ही रहा था कि मकान के बाहर की गली में किसी बेचने वालों की आवाज मेरे मानस पटल से टकराई, ले लो भाई ले लो, सिर्फ 60 रुपये में सपरिवार बैठकर भरपेट खाओगे। मैं इसे नजरअंदाज कर फेसबुक पर पोस्ट करने को लेकर फिर सोचने लगा कि फिर से वही आवाज मेरे कानों टकराई। शायद वो विक्रेता मेरे दरवाजे के ग्रिल को नॉक करने लगा था। मेरी विचार तंद्रा टूटी। सोचा, नियोजित शिक्षक के रूप में मुझे कई महीनों का वेतन नहीं मिला है, अच्छा ही है कि कोई डिब्बे वाला अगर इस महंगाई में
सिर्फ 60 रुपये में ही सपरिवार भरपेट भोजन करा देते हैं। घर पर 6 सदस्य भी तो है। तब मैंने उसे वहीं से आवाज़ लगाई, वहीं ठहरो भाई, मैं अभी आकर गेट खोलता हूँ। लुंगी को ठीक से व्यवस्थित कर मैं बाहर आया तो देखा उनके पास खाने के डिब्बे नहीं, अपितु तार व खजूर के पत्ते, कुश आदि की कई रंग बिरंगे चटाइयाँ थी। मैंने उसे टोक ही दिया, ये क्या है? खाने की सामग्री कहाँ है? अभी तो तुम आवाज़ लगा रहे थे कि सिर्फ 60 रुपये में सब परिवार बैठकर भोजन करेंगे, परंतु यहाँ तो चटाई देख रहा हूँ। इस प्रश्न पर उन्होंने सीधा सपाट जवाब दिया। मेरे कहने का मतलब यह था कि चटाई बहुत बड़ी है, जो सिर्फ 60 रुपये में मिल रही है। यह इतनी बड़ी है कि 10 व्यक्ति भी इस पर बैठकर खा सकते हैं। सर, मैंने तो यही सोचकर आवाज़ लगाई थी। और इसे सुन मुझे अब अपने पर ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। कुछ अनहोनी मेरे हाथों न हो जाए, इसलिए उस चटाई विक्रेता को अंगुली के इशारे से वहाँ से रुखसत होने को कह मैं वापस पैर अपने बेडरूम में आ गया। बेडरूम के अलमारी के रैक पर रखा दादाकालीन रेडियो से भारतीय गरीबी पर रिसर्च को लेकर इस साल के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में समाचार प्रसारित हो रहा था। 5वीं लघु कथा का शीर्षक है मानवाधिकार हनन। दशानन आज परेशान है और बाइक पर बदहवास भागे जा रहा है। इस कारण से नहीं कि उनकी आज हत्या होगी, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रत्येक साल दशहरा के दिन उसे भारत की धरती पर खुद हत्या करवाने आने पड़ते हैं। ऐसा त्रेता युग से ही यमलोक से आदेश पारित है। दरअसल दशानन उर्फ रावण की परेशानी का कारण यह है कि उनकी वास्तविक हत्या के बाद पुष्पक विमान कहाँ है उन्हें पता नहीं है, और इधर के 100 वर्षों में वे भारत की यात्रा बाइक से ही करते आ रहे हैं। ये बाइक हवा में उड़ते हैं, जल में तैरते हैं और सड़क पर दौड़ते हैं। इस साल की 1 सितंबर से बाइक चलाना उनके लिए तो और भी जी का जंजाल बन गया है। दशहरा के कारण आज दुपहिया शोरूम भी बंद है कि अचानक उन्हें एक खुली शोरूम दिखा। बाइक जैसे तैसे लगाकर वे शोरूम के अंदर भागे और तब वहां 10 सिर वाले व्यक्ति को देखकर सभी स्टाफ न सिर्फ चौंके अपितु डर के मारे कांप गए। किंतु उन्होंने कहा, डरिए मत, मैं भले ही रावण हूँ, किंतु मुझे आज अपनी हत्या करवाने मैदान जाना है। परंतु मेरे पास एक ही हेलमेट है, 9 और चाहिए, ताकि मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 के तहत बेरोक टोक हत्या स्थल पहुंच सकूं। शोरूम स्टाफ भी अपनी शटर गिराकर रावणवध कार्यक्रम देखने निकलने ही वाले थे कि रावण के अप्रत्याशित आगमन से उन स्टाफ में एक सीनियर स्टाफ ने थर-थर कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, सर, 2 अक्टूबर से ही हेलमेट की शॉर्टिंग हो गई है और हम सब भी वहीं निकलने ही वाले थे कि आप साक्षात पधारे। डर तो लग रहा है, किंतु अच्छा भी लग रहा है कि राम को तो साक्षात नहीं देखा, पर ओह, आपको लाइव देख रहा हूँ सर। हम यहाँ 9 स्टाफ हैं, सभी 9 के हेलमेट ले लीजिए। एक तो आप पहले से ही पहने हैं ही, और ये सभी 9 गिफ्ट हैं आपके लिए। हम सब जब आपको साक्षात देख ही लिए और फिर मैं आपके इस ट्रैफिक नियमों के अनुपालन से प्रेरित हो अपने सभी स्टाफ की ओर से प्रण लेते हैं कि हत्या व वध व मर्डर दृश्य अब से नहीं देखूंगा। यह तो मानवाधिकार उल्लंघन का निकृष्टतम उदाहरण है। रावण इस सीनियर स्टाफ की बातों को सुन भाव विह्वल हो गए और फिर सभी 10 हेलमेट को ठीक से पहना, उनके हुक लगाया और यमलोक के आदेशानुसार को साकार करने व सालाना हत्या कार्यक्रम में शामिल होने खुद के वध वाले मैदान की ओर बाइक की दिशा मोड़ दिए। मेरी 6ठी लघुकथा का शीर्षक है रुमाल नामा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रेन में शौच निवृत्ति पर उसे बड़ी कठिनाई होती थी। फुल पैंट को दोनों टांगों से बाहर निकालकर हाथ में मोड़ कर रख लेते हैं, फिर अंडरवियर को एक टांग से निकालकर दूसरे टांग से चस्पाए रखते हैं। गाड़ी हिलती है, मल भी छिटकती है। सबसे ज्यादा परेशानी धोने में होती है। इस बीच 2 और परेशानी आ जाती है। बाहर से अनवरत नोक किया जाना, फिर अचानक ही नल से पानी खत्म हो जाए। एक बार उसने अपनी मूंछ से ही धोए थे। जब कोल्ड ड्रिंक पीने का औकात नहीं हो तब बिसलरी वाटर से धोने की नियति अवास्तविक ही है उन जैसों के लिए।
फिर तब हग लगा, दूसरे वॉशरूम जा जाकर पानी ढूंढते जाना किसी खोज या आर्किमिडीज की यूरेका से कम के प्रयास नहीं हुए थे उस दिन उसके लिए भी। फिर भी सफलता नहीं मिली। रुमाल से ही पोंछकर रुमाल लेट्रिन के छेद बाहर गिरा देने पड़े। यह रुमाल उसे प्रेमिका ने दी थी, और यह किस्सा उसे सुनाकर वो अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार लिए। दोनों में संबंध विच्छेद हो गए। कहते हैं तब से ही प्रेमी या प्रेमिका को रुमाल देने से रिश्ते में दरार आ जाती है। मेरी 7वीं लघु कथा का शीर्षक है मोटिवेशनल स्पीच। एक प्रतियोगी छात्र और उनकी मां, जो तलाकशुदा महिला थी, एक मोटिवेशनल स्पीच देने वाले शख्सियत के पास आए और उन दोनों के लिए फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए टिप्स देने को कहा। जानदार स्पीकर ने उस महिला के पुत्र को कहा, सभी प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा से 1 माह पहले नए टॉपिक और कंसेप्ट पढ़ने बंद कर देने चाहिए, तभी वह सफल होंगे। फिर वह उस छात्र की तलाकशुदा मां से मुखातिब हो गए और एक आंख मारते हुए कहा, अगर सहमति से विवाहित महिलाओं से भी दिल और बिल मिल जाए तो अन्य को आपत्ति क्यों? अब तो इसके पक्ष में न्यायाधीश भी पारित है। आप तो ऐसे भी तलाकशुदा हैं। उस मोटिवेशनल चैम्बर से बाहर निकलते समय तीनों जने खुश थे और मुस्कुराते हुए एक दूजे तीजे को हाथ हिला रहे थे। मेरी लघु कथाएं समाप्त हुई। धन्यवाद।